नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नकमा। हमारी आज की लीड स्टोरी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में ट्रेन पर बलूच अलगाववादियों के हमले से या कब्जे से जुड़ी है ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की फ़ौज ये कह रही है कि ऑपरेशन पूरा हो गया है और अलगाववादी मारे गए हैं, लेकिन 200 ताबूत कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। तो ये है लीड स्टोरी, लेकिन इसके अलावा एनडीटीवी दुनिया में दूसरी रिपोर्ट्स भी देखेंगे रिपोर्ट के सीज़ फायर को लेकर कौन सा खेल खेल रहा है रूस। क्या रूस मानेगा अस्थायी सीज़ फायर के लिए? इसके अलावा खबर सीरिया के किस शहर पर अब इजराइल ने हमला कर दिया है, और साथ साथ देखेंगे कि पेंशन पाने वालों का साथ देने के लिए क्यों सामने आ गया है फुटबॉल क्लब, और कहाँ हैं ये लोग, और उन पर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। लेकिन साथ ही एक रिपोर्ट नेपाल से। नेपाल में आज ही मना ली गई है होली। सबसे पहले आज की लीड स्टोरी। पाकिस्तान की फौज ने कल ये दावा किया था कि जो ट्रेन अगवा की गई थी बलूच आतंकवादियों के जरिए, उसको अब छुड़ा लिया गया है और बलूच अलगाववादी मार दिए गए हैं। रेल मुसाफिरों को भी सुरक्षित छुड़ाने की बात कही गई, लेकिन अभी तक इसका कोई सबूत सामने नहीं आया है और ना ही सबूत सेना पेश कर सकी है। बलूच अलगाववादी सेना के दावे को गलत ठहरा रहे हैं, तो फिर हकीकत क्या है? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि ऑपरेशन जो बलूचिस्तान में चल रहा था वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा और इसमें 33 जो दहशतगर्द हैं। पाकिस्तान के मंत्री भी अलगाववादियों के मारे जाने का दावा कर रहे हैं, एफसी के जवान शहीद हुए, लेकिन ये भी अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं कर पा रहे। ऑपरेशन खत्म होने के दावे तो कई तरफ से आ रहे हैं, लेकिन इन दावों के पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा। जो लोग बचकर आए हैं उनकी कहानियां बता रही हैं कि बीएलए वालों ने मुसाफिरों के साथ क्या किया। उन्होंने जो थे आर्मी वाले, वो उनका आईडी कार्ड देख के ना, जो आर्मी वाले थे उनको साइड पे लेके जाके उनको गोलियां मारे। उन्होंने मार के फिर बैठे रहे। फिर पंजाबी जो थे उनको अलग कर दिया, बलोचों को अलग कर दिया, सराकी को जो थे वो उनको भी अलग कर दिया, सबको अलग करके फिर बिठा दिया। मच के अस्पताल में कई जख्मी लोग लाए गए हैं और 25 ताबूत भी। इनमें से 4 शव अर्धसैनिकों के बताए जा रहे हैं। रेल ट्रैक की जांच कर रहे 3 सैनिक भी हमले में मारे गए हैं। बाकी शव किसके हैं फिलहाल जानकारी नहीं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का दावा है कि उन्होंने 346 मुसाफिरों को बचाया, लेकिन मुसाफिरों की कहानी कुछ और ही कहती है। हम लोग भाईजान सुबह जाने हो रहा था 4 बजे, उन लोगों के 3 बंदे थे, वो भी ट्रेन के नीचे सो गया। हम लोगों ने उधर से प्लान बना के उधर से भागा। उन लोगों ने पीछे फायरिंग करना शुरू किया। हम लोग पहाड़ के ऊपर चला गया। फिर उधर अपना एफसी था, उनको आवाज़ लगाया, उन्होंने गोलियां उनकी तरफ लगाना शुरू किया। उनके 2 बंदों को मार दिया उधर। फिर उसके बाद उन लोगों ने, हम उधर से भागा, उधर छुप गया पहाड़ों में। ट्रेन पर कब्जा करने वाले बीएलए की तरफ से भी फिलहाल कोई नया बयान नहीं आया है और ना ही कोई नया वीडियो। लेकिन मौके का कोई वीडियो तो सेना की तरफ से भी नहीं आया, जो कि ऑपरेशन पूरा होने का लगातार दावा कर रही है। ऐसे में कुछ सवाल बने हुए हैं। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं कैप्टन आलोक बंसल, जो निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के। इस वक्त पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं सेना के हवाले से, कहा जा रहा है कि ऑपरेशन ख़त्म हो गया है, लेकिन इसके कोई सबूत अभी तक आए नहीं है। लेकिन इस बीच ये क्राइसिस जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में खड़ी हुई है, उसका एक इतिहास रहा है और वहाँ पर लगातार अनरेस्ट रहा है। ये जो हादसा वहाँ पर हुआ है बहुत बड़ी एक ह्यूमन ट्रेजेडी है कैप्टन आलोक बंसल, लेकिन ये वहाँ पर अलगाववादी मूवमेंट के बारे में क्या बताता है जो लगातार मजबूत होता जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये जो घटना है ये बलूचिस्तान के इतिहास में पहली इतनी बड़ी घटना है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की कोशिश सन 48 से करता आ रहा है, जब पाकिस्तान ने खान ऑफ कलात के ऊपर जोर लगा के खान ऑफ कलात का मर्जर जो है पाकिस्तान के साथ किया था। पहला विद्रोह 48 में हुआ, फिर 58 में हुआ, फिर 63 से 69 तक हुआ और पिछला 73 से हुआ। और जो वर्तमान स्थिति है
ये 2004-2005 से चल रही है। 2005 में सुई पीपीएल कॉम्प्लेक्स में हमला हुआ, पर एक पूरी ट्रेन को अगवा करना एक बहुत बड़ी बात है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पिछले कुछ समय में जो बलोच पृथकतावादी संगठन है उनकी शक्ति में काफ़ी इजाफा हुआ है, और विशेषकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है अब काफ़ी सशक्त हो गई है। जी। पहले इनको सिर्फ मारी कबीले की एक फौज माना जाता था, लेकिन अब इसमें और लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं, और इन्होंने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो इनकी बेहतर सैनिक सूझबूझ और बेहतर क्षमता को दिखलाता है। एक बात और कि इससे क्या लग रहा है कि अभी संकट टल गया है, जैसा पाकिस्तान सेना दावा कर रही है कि बंधकों को छुड़ा लिया गया है और अलगाववादियों को मार दिया गया है। अलगाववादी कुछ और दावा कर रहे हैं, कहीं से कोई सबूत आया नहीं है। पर अगर छुड़ा भी लिए गए होंगे लोग और ये मार दिए गए होंगे सारे अलगाववादी, तो इस संकट ये टल गया है, पाकिस्तान ने इसको मैनेज कर लिया ठीक से। देखिए, अभी तक इस घटना के बारे में जो है स्पष्टता नहीं है, क्योंकि अगर आपने ट्रेन को छुड़ा लिया है, सबको छुड़ा लिया, तो कम से कम एक तस्वीर तो ट्रेन की आती कि ट्रेन की क्या स्थिति है, या वहाँ की कोई तस्वीरें आती। अभी तक एक भी ऐसी तस्वीर नहीं आई। जी। जो लोग निकले हैं उन्होंने कई बार ऐसा कहा कि ये पृथकतावादी जो है पंजाबियों को, कईयों को लेके अलग अलग पहाड़ों की तरफ चले गए हैं। जी हाँ, बता रहे हैं वो ऐसी लोग। बात है तो ये भी बात नहीं पता चली। 140 कॉफिन्स हाँ। गए हैं, उसकी बात एएफपी ने रिपोर्ट की है, और उसका भी कुछ नहीं आया। जी। साथ ही साथ ये भी बिल्कुल साफ हुआ है कि उन्होंने लोगों को एथनिसिटी के अनुसार अलग अलग बांटा है और उनको भेज दिया है। साथ ही साथ लोगों ने ये भी कहा कि उन्होंने बूढ़ों को, महिलाओं को छोड़ दिया। तो एक बड़ी संख्या में लोगों को पहले छोड़ दिया गया है। पहले उन्होंने महिलाओं को छोड़ा, बच्चों को भी छोड़ा, और ये भी साफ है जैसा आप बता रहे हैं, कुछ चश्मदीद जो वहाँ से छूट कर आए हैं, जिनकी बातें हमने सुनाई भी अपने दर्शकों को, वो कह रहे हैं कि एथनिसिटी के हिसाब से लोगों को वहाँ से छोड़ा भी गया है और अलग अलग किया गया था। कैप्टन आलोक बंसल हमारे साथ बने रहें। एक और रिपोर्ट हम देख रहे हैं यूक्रेन और मॉस्को, रूस की, और उस पर भी आपसे बात करेंगे। अंतरिम सीज फायर के लिए अभी मॉस्को तैयार नहीं नज़र आ रहा है। जो बात हुई थी सऊदी अरब के जद्दा में, अमेरिका ने एक प्रपोजल दिया जिसको कि यूक्रेन ने मान लिया, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सहयोगी उशकोव ने कहा है कि युद्ध विराम एक तरह से यूक्रेन के लिए अस्थायी विराम होगा। विदेश नीति के वो सलाहकार हैं पुतिन के। उन्होंने कहा है कि रूस का लक्ष्य लंबे समय के शांतिपूर्ण समझौते का है, लेकिन रूस दूसरी तरफ यूक्रेन पर हमले भी बढ़ा रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुर्स्क के एक फौजी कमांड सेंटर में सेना की वर्दी पहने नजर आए। सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वालेरी जेरासिमोव उनके साथ दिख रहे हैं। उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि कुर्स्क से यूक्रेन को जल्द से जल्द बाहर किया जाए। Действительно, наша задача в ближайшее время. बेशक पुतिन की इस यात्रा के बड़े मायने हैं, क्योंकि सऊदी अरब की बैठक के बाद रूस पर सीज फायर के लिए दबाव बढ़ रहा है, लेकिन कुर्स्क का कुछ इलाका अब तक यूक्रेन के ही कब्जे में है। वो इसे दोबारा हासिल करने के लिए दबाव बढ़ा रहा है। नया दावा सूझा को लेकर है। जब अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ का जहाज मॉस्को के व्नुकोव एयरपोर्ट पर उतर रहा था, उसी वक्त रूस की तरफ से बड़ा दावा आ रहा था कि उसने सुझा पर कब्जा कर लिया है। सुझा कुर्स्क क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है। Никаких нет сомнений, что достаточно скоро Курская область будет освобождена. वैसे रूस का रक्षा मंत्रालय कुर्स्क के 5 इलाकों पर कब्जे का दावा कर रहा है। उसकी कार्रवाई चौतरफा चल रही है। वो डोनेस्क के 2 इलाकों पर भी कब्जा जमा चुका है। एक दिन पहले 100 किलोमीटर में फैले 12 इलाकों पर कब्जे का दावा किया गया था। रूस की तरफ से यूक्रेन के 91 ड्रोन गिराने का भी दावा किया गया है। यूक्रेन खुद कह रहा है कि खार्किव और कुपियांस्क में रूस धड़ाधड़ हमले कर रहा है। उसने 3 मिसाइल दागी और 133 ड्रोन भेजे, जिसमें से 98 को गिरा दिया गया। रूसी हमलों से ओडेसा, खार्किव, सुमी और कीव में बहुत नुकसान हुआ है। रूस के हमले अचानक से बढ़ गए हैं। क्या पुतिन सीज फायर से पहले ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा जमाकर यूक्रेन पर अपना दबाव बढ़ाना चाहते हैं? तो कुर्स्क में चल रही रूसी कार्रवाई की इनसाइड स्टोरी क्या है, जानते हैं कुर्स्क के ही विधायक अभय सिंह से, जिनसे बात की है हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने। कुर्स्क के जो एमएलए हैं अभय सिंह जी, वो मौजूद हैं। एक बड़ी कामयाबी का दावा किया है रूसी सेना ने, कैसे ये कामयाबी हासिल हुई? देखिए,
पिछले 7 महीनों से वो हमारे कुर्स्क के एक सूझा शहर है, एक हमारा रीजनल सेंटर है, वहाँ पे कब्जा किए हुए थे और दूसरे अगल बगल के शहरों में भी कोशिश कर रहे थे, उनको कामयाबी नहीं मिल रही थी। लेकिन अभी जो हमारे आर्मी की तरफ से ऑपरेशन चलाया गया है, जिसका नाम पातोक, रशियन में उसको पातोक उसका नाम दिया गया है। पातोक का मतलब फ्लो होता है। तो पाइप थी, गैस पाइप जो यूक्रेन में बंद कर दिया था, जो गैस जाती थी यूरोप, यूक्रेन ने उसको बंद करवाया था। उस पाइप में से हमारे करीब 800 सिपाही अपने साथ आर्म्स, एम्युनिशंस, फूड, वाटर सब चीज़ लेके गए, उसमें पॉज करते गए। मतलब उस पाइप में घुस के उसके अंदर ट्रैवल करते करते कितने किलोमीटर तक ऐसा ट्रैवल किया? करीब 17 किलोमीटर चले हैं उसमें, झुक के। करीब 800 सिपाही निकले हैं बाहर में, और ये ऑपरेशन इतना बढ़िया सक्सेसफुल हुआ, इसका रिजल्ट आ गया। हम तो बोल दिए थे 2-3 दिन का है। तो जो सेना एक तरफ से लड़ रही थी, वो पीछे आकर पीछे से भी हमला किया गया, और यूक्रेन और जो हार किए हुए यूक्रेन के द्वारा जो सेना है, वो लोग हताश होकर के भाग रहे थे। और अब आज देखिए, आज तो पूरा हमारा कब्जा। तो कहने का मतलब जो गैस पाइपलाइन थी जिसको कि बंद किया गया था, उस गैस पाइपलाइन के सहारे जो रूस की जो सेना है वो अंदर गई, ताकि पीछे से एक तरह से घेर सके और फिर उनको उस शहर को कब्जे में लिया जा सके। हाँ, जी हाँ। कैप्टन आलोक बंसल, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्धबंदी की बात हो रही थी, उसके लिए रूस तैयार नहीं है, जैसा कि सोर्सेज से पता चला, जैसे पुतिन के जो सहयोगी हैं वो बता रहे हैं। तो ऐसे में अब आपको क्या लगता है, अमेरिका की तरफ से अगली क्या कार्रवाई होगी, या क्या रूस तैयार होगा इसके लिए? देखिए, जब ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस गए और जो गतिविधियां हुई, उसके बाद ज़ेलेंस्की ने रियलाइज़ किया कि बिना अमेरिका की सहायता के उनके लिए युद्ध लड़ना मुश्किल है, और इसी के कारण जो सऊदी अरब में जो समझौता हुआ उसको उन्होंने मान लिया। ज़ेलेंस्की के लिए आवश्यक ये था कि वो दिखाएं कि ये टेम्परेरी सीज फायर है, क्योंकि अपने आवाम को ये दिखा दें कि वो हमने ज़मीन को जो हम रूस के कब्जे में है उसको हमने खोया नहीं जी। और फिर बाद में जो नेगोशिएशंस हों उसके अंतर्गत चीज़ों को नेगोशिएट किया जाए, क्योंकि एक बार वो टेम्परेरी सीज फायर हो जाए तो अधिकांश संभावना इसी की रहती है कि वही परमानेंट सीज फायर हो जाएगा, क्योंकि फिर दूसरी बार जो भी राष्ट्र है वो युद्ध शुरू करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन रूस के तरफ से अभी इस वक्त जो हिचकिचाहट दिखाई जा रही है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि इस समय यूक्रेन की सेना रूस के कुर्स्क इलाके में कुछ क्षेत्र के ऊपर कब्जा करे हुए। जी। अगर यूक्रेन का कब्जा रूस के इलाके पे रहेगा तो क्या है कि जब युद्ध विराम हो जाएगा तो उसके बाद जब नेगोशिएशंस होंगी तो यूक्रेन इस क्षेत्र को छोड़ने के बदले में रूस से चाहेगा कि वो भी काफी बड़े इलाके से अपनी सेना पीछे हटाए, और ये डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज होगा। रूस चाहेगा कि युद्ध विराम से पहले इस इलाके से यूक्रेन का पूरी तरह से सफाया कर दे, जिसमें कि जो भी समझौता हो उसके बाद सिर्फ पूरी तरह से कंट्रोल में। और इसीलिए जो है ये हिचकिचाहट दिख रही है। ऐसा मेरा मानना है कि जैसे ही सफलता मिलेगी इनको सैन्य क्षेत्र में, उसके बाद ये सीज फायर लागू हो जाए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वो उस सैन्य क्षेत्र में सफलता की कोशिश में है और उसके बाद वो सीज फायर को मानेंगे, कुछ शर्तें भी वो रख रहे हैं। धन्यवाद आपका कैप्टन आलोक बंसल। रूस की शर्त तो ये भी है कि वो एक डीमिलिटराइज जोन हो, एक बफर जोन बनाया जाए और यहाँ पर विदेशी सेना जो हैं वो हटें, नेटो में शामिल ना हो किसी भी तौर पे यूक्रेन। धन्यवाद आपका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो हर सामान पर ही टैरिफ लगा रहे हैं या फिर उसका डर दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा स्टील और एल्यूमिनियम पे लगे टैरिफ की हो रही है। यूक्रेन के बाद इसके बहाने ही यूरोप अमेरिका के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखा रहा है। उसने भी पलटकर टैरिफ लगा दिया है और अमेरिका को एक धमकी भी दी है कि नुकसान तो आखिरकार उसे ही होगा। हालांकि साथ ही यूरोपियन कमीशन की प्रमुख उर्सुला वॉन डर लेयन का कहना है कि बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं। स्टील और एल्यूमिनियम की चर्चा ज्यादा है, लेकिन टैरिफ जंग का असर चौतरफा होगा। न अमेरिका बचेगा न यूरोप। As of this morning, the United States is applying a 25% tariff on imports of steel and aluminum. We deeply regret this measure. Tariffs are taxes. They are bad for business and worse for consumers. They are disrupting supply chains.
They bring uncertainty for the economy. Jobs are at stake, prices up. Nobody needs that on both sides, neither in the European Union nor in the United States. अमेरिका के टैरिफ हमलों के खिलाफ यूरोप भी चुप नहीं बैठा रहा है। उसने भी पलटकर टैरिफ लगा दिया है। ईयू के इस फैसले की जद में अमेरिका से आने वाले 28 अरब डॉलर के सामान आएंगे। इसकी जद में कपड़े, घरेलू सामान, कृषि उत्पाद, मोटरसाइकिल, पीनट बटर और जीन्स भी आएंगी। साथ ही पोल्ट्री उत्पाद, बीफ, कुछ सी फूड, अंडे, चीनी, सब्जियां, चमड़े के सामान, प्लास्टिक और लकड़ी भी नहीं बचेंगे। अमेरिका हो या यूरोप, महंगाई तो दोनों जगह बढ़ेगी। ये तस्वीर पेरिस की है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके और पोलैंड के रक्षा मंत्री यूक्रेन की मदद और अपनी भविष्य की सुरक्षा जरूरतों पर बातचीत के लिए जमा हुए थे। लेकिन इन देशों की पहली चिंता तो दूसरी ही है, अमेरिका के टैरिफ हमले। फ्रांस कह रहा है कि स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ से अमेरिका में ही महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि टैरिफ से सबसे ज्यादा असर तो अमेरिकी कंपनियों और अमेरिका में रोजगार पर पड़ेगा। फ्रांस को लगता है कि इसकी वजह से अमेरिका को बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था की 70% गतिविधियां उपभोक्ताओं से जुड़ी हैं। ऐसे में क्या ट्रंप टैरिफ लगाकर अपने लोगों की जेब पर असर डाले बिना देश के कारखानों में काम और रोजगार बढ़ा सकेंगे, जैसा कि वो लगातार दावा करते रहे हैं, या फिर उनको इन फैसलों से कुछ वक्त बाद पीछे हटना पड़ेगा? और आइए अब देखते हैं दुनिया की कुछ और खबरें, अहम खबरें कोने कोने से। इजराइल की सेना ने सीरिया के दमिश्क में हमले का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो के मुताबिक इसमें आतंकवादी संगठन पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया है। सेना का दावा है कि इस कमांड सेंटर को इजराइल के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ब्रिटेन की सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि जिस इमारत को निशाना बनाया गया वो दमिश्क के उपनगर दुमार में थी। हमले में एक शख्स की मौत हुई है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में पेंशनर और कुछ फुटबॉल क्लबों के समर्थक पुलिस से भिड़ गए। ये लोग राष्ट्रपति हावियर मिलेई की आर्थिक नीतियों के खिलाफ देश की संसद के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। जब कुछ लोगों ने पथराव किया तो पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए उन पर पानी की बौछार मारी, आंसू गैस छोड़ी और रबड़ की गोलियां चलाईं। अपनी मांगों के लिए पेंशनर पिछले कई हफ्तों से हर बुधवार को प्रदर्शन करते रहे हैं। पहले तो इसमें भीड़ कम जुटती थी, लेकिन अब भीड़ बढ़ने लगी है। 1.5 साल पहले सत्ता में आए दक्षिणपंथी विचारधारा वाले राष्ट्रपति ने सरकारी खर्च घटाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इसका पेंशनरों पर असर हो रहा है। और ट्रंप सरकार की खर्च बचाओ मुहिम के तहत अमेरिका में शिक्षा विभाग की नागरिक अधिकार शाखा ने अपना स्टाफ तकरीबन आधा कर दिया है, जबकि देश भर के छात्रों और उनके अभिभावकों की हजारों शिकायतों की भी सुनवाई होनी है। जिन 1300 लोगों को हटाने का ऐलान किया गया है, उनमें से तकरीबन 240 नागरिक अधिकार शाखा से जुड़े हैं। ये शाखा $1 ट्रिलियन के लोन और अनुदान से जुड़े मामले देखती है और इन मामलों में से 4 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा अमेरिकी जुड़े हैं। ये शाखा स्कूलों के अरबों डॉलर की फंडिंग के कामों पर भी नज़र रखती है। और बोलिविया में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर रहने वाले लोग परेशानी में हैं। नदियों में बाढ़ आ गई है, खेतों और घरों को नुकसान पहुंचा है, फसलें खराब हो गई हैं और जानवरों को बचाने के लिए लोग उनको और ऊंचे इलाकों में लेकर जा रहे हैं। कई हजार लोगों पर इस आपदा का असर हुआ है। तो ये थी बोलिविया की आपदा की तस्वीर। अब आपको दिखाते हैं आज का वीडियो, जो कि नेपाल से है। नेपाल में होली गुरुवार को मनाई गई। राजधानी काठमांडू में लोगों ने खूब धूमधाम से एक दूसरे को रंग लगाकर संगीत और डांस के साथ इस पर्व का पूरा आनंद लिया। दिखाते हैं आपको इसकी एक झलक।
तो एनडीटीवी दुनिया में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।